students, in this video we shall discuss about the administrative systems of अलाउद्दीन खिलजी एंड मोहम्मद तुगलक। स्टूडेंट्स, हमने इससे प्रीवियस वीडियो में हम पढ़ रहे थे कि जो मंगोल्स थे उन्होंने दिल्ली पर आक्रमण किया और उस आक्रमण का सामना करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने एक आर्मी को रेडी किया था, जो कि आर्मी के लिए उन्होंने काफ़ी खर्च भी करना पड़ा था। तो इसी तरह से मोहम्मद बिन तुगलक ने भी एक आर्मी रेडी की थी मंगोल्स का अटैक सहन करने के लिए। दिल्ली वॉज अटैक्ड ट्वाइस इन 1299 to 1300 and 1302 to 1303, यानी इस पीरियड के दौरान दिल्ली पर 2 बार आक्रमण हुआ। एज अ डिफेंसिव मेजर अलाउद्दीन खिलजी रेज्ड अ लार्ज स्टैंडिंग आर्मी, और इसका एक डिफेंसिव मेजर के रूप में यानी एक सुरक्षात्मक कदम उठाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने एक स्टैंडिंग आर्मी यानी एक बहुत ही शक्तिशाली आर्मी बनाई। और दूसरी तरफ देखते हैं मोहम्मद तुगलक, जो इन्होंने क्या किया। द सल्तनत वॉज अटैक्ड इन द अर्ली ईयर ऑफ मोहम्मद तुगलक्स रेन। जो मोहम्मद तुगलक के शासनकाल के प्रारंभिक सालों के दौरान सल्तनत पर आक्रमण किया गया। द मंगोल आर्मी वॉज डिफीटेड। जो मंगोल्स की आर्मी थी वो वॉज डिफीटेड, वो हार गई थी। मोहम्मद तुगलक वॉज कॉन्फिडेंट अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ हिज आर्मी, क्योंकि वो हरा दिया था तो मोहम्मद बिन तुगलक को विश्वास हो गया अपनी आर्मी के ताकत पर। एंड हिज रिसोर्सेज टू प्लान एन अटैक ऑन ट्रांसोसियाना, और उसके जो रिसोर्सेज थे, जो भी मतलब साधन थे, इस ये पूरा प्लान बनाने के लिए, उस सेना को हराने के लिए, जो ट्रांसजोनिया पर आक्रमण करने के लिए जो भी रिसोर्सेज उन्होंने बनाए थे, उसे उन पर पूरी आर्मी की ताकत पर विश्वास हो गया। ही देयरफॉर रेज्ड अ लार्ज स्टैंडिंग आर्मी, तो इसीलिए उन्होंने एक बहुत बड़ी सेना जो है तैयार की। नेक्स्ट, अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया। अलाउद्दीन कंस्ट्रक्टेड अ न्यू गैरिसन टाउन नेम्ड सिरी फॉर हिज सोल्जर्स। हमने ये पहले भी पढ़ा था कि जो अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में एक नया गैरिसन टाउन बनाया। गैरिसन टाउन मीन्स होता है जहाँ पे जो फौजी होते हैं, सेना होती है, वहाँ पे रहती है। सिरी नेम्ड सिरी, और उस गैरिसन टाउन को क्या नाम दिया, सिरी। ये अपने सोल्जर्स के लिए बनाया था। रादर देन, इसकी बजाय कंस्ट्रक्टिंग अ न्यू गैरिसन टाउन, एक नया गैरिसन टाउन बनाने की बजाय द ओल्डेस्ट ऑफ द 4 सिटीज़ ऑफ दिल्ली, जो दिल्ली के पुराने 4 शहर से मिलकर जो पुराने 4 शहर है ना, जो इंक्लूड करके उनको नाम दिया गया दिल्ली ए कुहना, वॉज एम्प्टीड ऑफ इट्स रेजिडेंट्स। जो मोहम्मद तुगलक ने क्या किया, उन्होंने गैरिसन न्यू टाउन बनाने की बजाय उन्होंने जो 4 सिटीज़ से बना हुआ दिल्ली एक कुहना था ना, उसको खाली करा दिया, उसके रेजिडेंट्स को वहाँ से निकाल दिया। एंड द सोल्जर्स गैरिसन देयर, वहाँ पे सेना को वहाँ पे रखा गया। सारी जो सेना थी ना उसकी, तो वहाँ उसने कहाँ पे रख दी, दिल्ली कुहना में। द रेजिडेंट्स ऑफ द ओल्ड सिटी वर सेंट टू द न्यू कैपिटल ऑफ दौलताबाद इन द साउथ। और जो मोहम्मद तुगलक ने जो अपनी नई कैपिटल दौलताबाद को बनाया, दिल्ली को छोड़ के उसने दौलताबाद को अपनी नई राजधानी बनाया था। और जो रेजिडेंट्स हैं वो वहाँ से शिफ्ट किए गए दौलताबाद में, जो कि दौलताबाद कहाँ पे पड़ता था, साउथ में। देखो कितनी दूर, कहाँ दिल्ली और कहाँ पे साउथ इंडिया। तो इस तरह से जो लोगों को काफ़ी दिक्कत का सामना उठाना पड़ा। थर्ड पॉइंट हम पढ़ते हैं अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। द सोल्जर्स हैड टू बी फेड। जो सिपाही थे, जहाँ पे गैरिसन टाउन में जो सिपाही रहते थे, उनको खाने की ज़रूरत थी। दिस वॉज डन थ्रू द प्रोड्यूस कलेक्टेड एज टैक्स फ्रॉम लैंड्स। और ये वहाँ मतलब कि जो लैंड थी ना, बिटवीन गंगा एंड यमुना के बीच का जो इलाका था, जो जहाँ की जो उपजाऊ मिट्टी होती थी, वहाँ पे प्रोड्यूस भी काफ़ी अच्छा होता था। तो उस लैंड से टैक्स लेके अलाउद्दीन खिलजी अपनी सेना के लिए अपना खर्च चलाते थे।
टैक्स वॉज फिक्स्ड एट 50% ऑफ द पीजेंट्स यील्ड। और ये जो टैक्स था, जो किसान जो भी प्रोड्यूस करते थे, जो भी उत्पादन करते थे, उसका 50% किसानों को पे करना पड़ता था। और इसके बजाय मोहम्मद तुगलक ने क्या किया, प्रोड्यूस फ्रॉम द सेम एरिया वॉज कलेक्टेड। देखो यहाँ पे डिफरेंस आ जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने टैक्स कौन से क्षेत्र से लिया, गंगा और यमुना से, लेकिन मोहम्मद तुगलक ने जो टैक्स कलेक्ट किया वो किया सेम एरिया से, उसी क्षेत्र से, यानी जो दिल्ली एक कोहना का जो फील्ड थे ना, उन्हीं से उन्होंने टैक्स कलेक्ट किए। टू फीड द आर्मी, आर्मी का फीड करने के लिए, खिलाने पिलाने के लिए, बट टू मीट द एक्सपेंस ऑफ मेंटेनिंग सच अ लार्ज नंबर ऑफ सोल्जर्स। लेकिन इतनी बड़ी संख्या में जो सोल्जर्स का खर्च उठाने के लिए द सुल्तान लेविड एडिशनल टैक्सेस, सुल्तान को है ना दूसरे अतिरिक्त कर भी लेने पड़े, क्योंकि काफ़ी सारी आर्मी बड़ी थी और उससे जो वहाँ से जो टैक्स लिया उससे उनका खर्चा पानी नहीं निकल रहा था, तो दूसरे टैक्स भी लगा दिए थे। दिस कोइंसाइडेड विथ फेमाइन इन द एरिया। और इससे क्या हुआ, उस क्षेत्र में अकाल पड़ गया, यानी भोजन की कमी पड़ गई। नेक्स्ट फोर्थ देखते हैं अलाउद्दीन खिलजी में, द सोल्जर्स हैड टू बी पेड। जो सिपाही थे उनको सैलरी भी देनी थी, उनको पे भी करना था। अलाउद्दीन चोज टू पे हिज सोल्जर सैलरीज इन कैश रादर देन इक्तास। जो प्रीवियस रूलर्स होते थे ना, वो अपने सोल्जर्स को इक्ता दे देते थे कि भाई तुम ये ज़मीन ले लो और इससे जो प्रोड्यूस होगा उससे काम चलाओ। तो लेकिन जो अलाउद्दीन खिलजी थे, इन्होंने इक्ता की बजाय कैश में सैलरी देने की जो परंपरा किसने चलाई थी, अलाउद्दीन खिलजी ने। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट बनता है और ये एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है। द सोल्जर्स वुड बाय देयर सप्लाईज फ्रॉम मर्चेंट्स इन दिल्ली एंड इट वॉज दस फियर्ड दैट मर्चेंट्स वुड रेज देयर प्राइसेस। क्योंकि जो सोल्जर्स थे उन्हें अपने जो सामान, जो ज़रूरत के सामान, वो दिल्ली में जो मर्चेंट थे वो सप्लाई करते थे उनकी जो चीज़ें, ज़रूरत का सामान होता था। और इसीलिए ये डर था कि कहीं जो मर्चेंट है ना वो अपनी जो कीमतें ना बढ़ा दें, सामान की कीमत ना बढ़ा दें। तो इसके लिए टू स्टॉप दिस, इसको रोकने के लिए अलाउद्दीन कंट्रोल्ड द प्राइसेस ऑफ गुड्स इन दिल्ली। उन्होंने दिल्ली में जो दाम थे ना चीज़ों के, उसको कंट्रोल किया। प्राइसेस वर केयरफुली सर्वेड बाय ऑफिसर। और है ना जो ऑफिसर की ड्यूटी लगा दी कि वो है ना कि चीज़ों के दाम कहीं बढ़ ना गए हो, इसके लिए सर्वे करते थे बड़ी केयरफुल तरीके से। एंड मर्चेंट्स हु डिड नॉट सेल एट द प्रेस्क्राइब्ड रेट्स वर पनिश्ड। और जो भी प्रेस्क्राइब्ड रेट था ना, जो जिसका जो दाम था जिस चीज़ का, अगर उससे ज़्यादा रेट पर वो चीज़ बेची जा रही है या वो कम मात्रा में चीज़ दे रहे हैं, तो इसके लिए उनको पनिश किया जाता था, उसको बहुत ज़्यादा सज़ा दी जाती थी। और इससे जो सारा सिस्टम है वो सही चल रहा था, क्योंकि पूरा कंट्रोल था मर्चेंट्स पर, और इसीलिए जो सप्लाई होती थी वो और जो रेट होता था वो बिल्कुल फिक्स रहता था। नेक्स्ट, मोहम्मद तुगलक ऑल्सो पेड ही सोल्जर कैश। दूसरी तरफ देखते हैं कि जो मोहम्मद तुगलक थे ये भी अपने सोल्जर्स, अपने सिपाहियों को जो सैलरी कैश में ही देते थे। बट इंस्टीड ऑफ कंट्रोलिंग प्राइसेस ही यूज्ड अ टोकन करेंसी। उन्होंने है ना जो कीमतें हैं वो कंट्रोल करने की बजाय एक टोकन करेंसी चलाई। समवट लाइक प्रेजेंट डे पेपर करेंसी, जो कि आजकल जो हमारे कागज़ की मुद्रा है ना वो बिल्कुल वैसी ही थी, बट मेड आउट ऑफ चीप मेटल। लेकिन ये सस्ती धातु से बनी थी, नॉट गोल्ड एंड सिल्वर। कोई गोल्ड या सिल्वर से नहीं बनी थी, बल्कि किससे बनी थी, मेटल से बनी थी। पीपल इन चीप मेटल से बनी थी। पीपल इन द 14th सेंचुरी, जो 14th सेंचुरी के लोग थे, उन्होंने डिड नॉट ट्रस्ट दीज कॉइन्स, इन सिक्कों पर विश्वास नहीं किया। दे वर वेरी स्मार्ट, क्योंकि लोग बहुत चालाक थे। दे सेव्ड देयर गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स। उन्होंने क्या किया, जो गोल्ड और सिल्वर के सिक्के थे ना उनको तो रख लिया। एंड पेड ऑल देयर टैक्सेस टू द स्टेट विद दिस टोकन करेंसी। और इस टोकन करेंसी से अपने वो टैक्स पे करने लगे। दिस चीप करेंसी कुड ऑल्सो बी काउंटरफिटेड ईजीली। और ये जो सस्ते वाली करेंसी थी ना, इसको काउंटरफिटेड मीन्स होती है डुप्लीकेट, भी लोगों ने आसानी से बना लिया। Next, we are going to see fifth point. Alauddin administrative measures were quite successful.
एंड क्रोनिकलर्स प्रेज्ड हिज रेन फॉर इट्स चीप प्राइसेस। जो अलाउद्दीन के जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर थे ना, जो प्रशासनिक जो मापदंड जो उन्होंने बनाए थे, वो बिल्कुल सक्सेसफुल रहे। और जो इतिहासकारों ने उनकी काफ़ी प्रशंसा भी की उनके साम्राज्य की, और उसके जो चीप प्राइसेस, जो सस्ती कीमतें थी चीज़ों की, एंड एफिशिएंट सप्लाईज ऑफ गुड्स, और जो सामान की जो सप्लाई होती थी बहुत ही प्रतिभाशाली तरीके से होती थी मार्केट में। ही सक्सेसफुली विद स्टैंड द थ्रेट ऑफ मंगोल इन्विजन। और जो मंगोल आक्रमण हुए ना, उनका भी उन्होंने बड़े सफलतापूर्वक तरीके से उनका भी सामना कर लिया था। आगे देखते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर वर अ फेल्योर। जो मोहम्मद बिन तुगलक है ना, इनको पढ़ा लिखा पागल भी कहा जाता है। इन्होंने जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर थे इनके बिल्कुल ही फेल्योर रहे। हिज कैंपेन इनटू कश्मीर वॉज अ डिजास्टर। कश्मीर में भी इन्होंने एक अभियान चलाया था जो कि फेल रहा। ही देन गेव अप हिज प्लान्स टू इन्वेड ट्रांसजियाना। जो ट्रांसजियाना है उसको जीतने के लिए भी उन्होंने जो अपनी योजना बनाई थी ना, उसको भी छोड़ना पड़ा। एंड डिसबैंड हिज आर्मी, लार्ज आर्मी, और अपनी जो काफ़ी बड़ी सेना जो इकट्ठी की थी उसको भी उसने डिसबैंड करना पड़ा, यानी विघटन करना पड़ा। मीनवाइल बीच में हिज एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स क्रिएटेड कॉम्प्लिकेशन। उसके जो प्रशासनिक जो मापदंड बनाए थे उन्होंने, वो उनसे है ना काफ़ी कॉम्प्लिकेशन क्रिएट हुई। द शिफ्टिंग ऑफ पीपल टू दौलताबाद वॉज रिसेंटेड। जो उन्होंने लोगों को शिफ्ट किया था ना दौलताबाद में, तो इससे है ना लोगों में काफ़ी गुस्सा हुआ। द रेजिंग ऑफ टैक्सीज। और जिस तरीके से उन्होंने टैक्स लेने शुरू कर दिए थे, जो डेली एक ऊना से टैक्स लेते थे, फिर वो कम पड़ गए तो उन्होंने टैक्स और बढ़ा दिए थे, तो इससे है ना फैमाइन की समस्या, अकाल पड़ गया। और गंगा यमुना बेल्ट लेड टू वाइड स्प्रेड रिबेलियन। जो गंगा यमुना बेल्ट में जो भी लोग रहते थे उन्होंने इसका काफ़ी विद्रोह किया। एंड फाइनली, और अंत में, द टोकन करेंसी हैड टू रिकॉल्ड। और जो टोकन करेंसी थी ना वो भी इनको वापस लेनी पड़ी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो अलाउद्दीन खिलजी थे इनके एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स जो है सक्सेसफुल रहे, और जो मोहम्मद तुगलक हैं इनके फेलियर रहे। In this list of Muhammad Tughlaq's failures, we sometimes forget that for the first time in the history of the Sultanate, a Delhi Sultan planned a campaign to capture Mongol territory. तो जो हमने ये सब कुछ पढ़ा है ना, तो इसमें हम ये देखते हैं कि मोहम्मद तुगलक के जो फेलियर, जो असफलताएं थी, उनमें हम ये भूल जाते हैं कि जो हिस्ट्री में जो दिल्ली के सुल्तान्स हुए हैं जो दिल्ली सल्तनत में, उन्होंने पहली बार मोहम्मद तुगलक ने ही एक योजना बनाई मंगोल्स क्षेत्र पर को कैप्चर करने की योजना बनाई। यानी जो अलाउद्दीन खिलजी थे उन्होंने तो डिफेंसिव मेजर अपनाए थे, और इन्होंने क्या किया, इन्होंने उस पर अटैक करने की सोची, उस साम्राज्य को कैप्चर करने के बारे में सोचा। अनलाइक अलाउद्दीन डिफेंसिव मेजर, देखो जो अलाउद्दीन खिलजी थे उनके तो डिफेंसिव, उन्होंने तो उनसे ना सुरक्षात्मक तरीके अपनाए। लेकिन मोहम्मद तुगलक के जो मेजर थे, जो वो थे क्या थे, कंसीव्ड एज अ पार्ट ऑफ मिलिट्री ऑफेंसिव अगेंस्ट द मंगोल्स। उन्होंने जो वो ऑफेंसिव थे, इनके डिफेंसिव थे तो इनके ऑफेंसिव थे। उन्होंने मतलब कि वो उनके अलग तरीके से उन पर अटैक करना चाहते थे। नेक्स्ट, द सल्तनत इन द 15th and 16th century. Take a look at table 1 again. You will notice that after the Tughlaq, the Sayyid and Lodi dynasties ruled from Delhi and Agra until 1526. हमने जैसे कि हमने टेबल में पढ़ा था कि तुगलक डायनेस्टीज़ के बाद सैयद और लोधी डायनेस्टीज़ ने शासन किया दिल्ली और आगरा पर 1526 तक। बाय देन जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान एंड द एंटायर साउथ इंडिया हैड इंडिपेंडेंट रूलर्स। और इस समय तक यानी 1526 तक जो जौनपुर था, बंगाल, मालवा, गुजरात और राजस्थान, ये सब है ना, और ये सब, और इसके साथ साथ एंटायर साउथ इंडिया, जो पूरा का पूरा साउथ इंडिया भी हैड इंडिपेंडेंट रूलर्स। वो सारे के सारे इंडिपेंडेंट रूलर्स रखते थे, यानी अपने जो उनके अलग अलग राजा होते थे। 1526 तक हर जो
जो दूर के इलाके थे ना, जैसे ये बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान और साउथ इंडिया, वहाँ पे है ना सबके अपने इंडिपेंडेंट रूलर्स होते थे हु एस्टेब्लिश्ड फ्लोरिशिंग स्टेट्स, और जिनके है ना अपने फलते फूलते साम्राज्य थे और प्रोस्पिरियस कैपिटल भी थी इनकी। दिस वॉज ऑल्सो द पीरियड विच सो द इमरजेंस ऑफ न्यू रूलिंग ग्रुप्स लाइक द अफगान्स एंड राजपूत्स, और यही वह समय था जब नए उभरते ग्रुप्स सामने आए, जैसे कि अफगान और राजपूत। सम ऑफ द स्टेट्स एस्टेब्लिश्ड इन दिस पीरियड वर स्मॉल बट पावरफुल एंड एक्सट्रीमली वेल एडमिनिस्ट्रेटेड, और कुछ स्टेट स्थापित किए गए इस पीरियड में जो कि स्मॉल छोटे थे लेकिन शक्तिशाली थे और काफ़ी सारे एडमिनिस्ट्रेड थे, यानी सुव्यवस्थित थे। शेर शाह सूर स्टार्टेड हिज कैरियर एज द, इनका जो टाइम पीरियड है 1540 टू 1545, यानी 5 साल का है। उन्होंने अपना कैरियर शुरू किया एज द मैनेजर ऑफ अ स्मॉल टेरिटरी फॉर हिज अंकल इन बिहार। बिहार में अपने अंकल के यहाँ वो एक छोटे से टेरिटरी में एक मैनेजर के रूप में काम करते थे। एंड इवेंचुअली, और जो है धीरे धीरे क्या हुआ, चैलेंज्ड एंड डिफीटेड द मुगल एम्पर। तो इन्होंने चैलेंज किया और मुगल एम्पर को डिफीट हरा दिया। कौन था मुगल एम्पर? हुमायूं, जिन्होंने कि 2 बार अलग अलग ड्यूरेशन तक उन्होंने दिल्ली में शासन किया, 1530 टू 1540 एंड 1555 टू 1556। शेर शाह कैप्चर्ड दिल्ली एंड एस्टेब्लिश्ड हिज ओन डायनेस्टी। शेर शाह ने दिल्ली को कैप्चर किया और अपनी डायनेस्टी स्थापित की, जिसका नाम क्या है? सुर डायनेस्टी। ऑल्दो द सुर डायनेस्टी रूल्ड फॉर ओनली 15 ईयर, जबकि इन्होंने सिर्फ 15 ईयर्स तक ही शासन किया था। इट introduced an administration that borrowed element from Alauddin Khilji and made them more efficient। इन्होंने एक ऐसा एडमिनिस्ट्रेटिव को इंट्रोड्यूस कराया, एक ऐसा प्रशासन का परिचय दिया, दैट बोरोड एलिमेंट फ्रॉम अलाउद्दीन खिलजी, जिससे है ना जो एलिमेंट्स थे वो किससे लिए गए? अलाउद्दीन खिलजी से, या क्योंकि वही सक्सेसफुल रूलर हुए हैं। उनके जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर हैं उनको फॉलो किया इन्होंने, एंड मेड दैम मोर इफ़िशिएंट, और उससे और भी ज़्यादा प्रतिभाशाली किया। शेर शाह एडमिनिस्ट्रेशन बिकेम द मॉडल फॉलोड बाय द ग्रेट एम्परर अकबर। और क्योंकि जो शेर शाह सूरी थे इन्होंने फॉलो किया अलाउद्दीन खिलजी को, और शेर शाह सूरी को फॉलो किया अकबर ने, और वो उनके लिए एक मॉडल की तरह थे। व्हेन ही कंसोलिडेटेड द मुगल एम्पायर, जब उन्होंने अपने मुगल एम्पायर को कंसोलिडेट किया यानी संगठित किया, तो अकबर के जो रोल मॉडल कौन थे? शेर शाह सूरी। तो स्टूडेंट्स, विद दिस आवर लेसन कंप्लीटेड। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग द वीडियो।